जब आरपीएफ एसआई के सभी 15 सेट में 15 क्वेश्चंस बिल और एक्ट करंट अफेयर्स 2024-23 से आ सकता है तो आरपीएफ कांस्टेबल में क्यों नहीं। एक सवाल की यहाँ पर एक तरीके से गारंटी समझो। यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं दो चीज़ देखेंगे। पहली बात तो रेलवे 2024 में एएलपी आरपीएफ एसआई आरआरबी जेई और टेक्नीशियन के प्रत्येक सेट में पूछे गए बिल और एक्ट संविधान संशोधन वाले क्वेश्चन है ना, प्लस यहाँ पर 2024 और 23 के 50 संविधान संशोधन वो भी देखेंगे और ये सवाल भी देखेंगे। लगभग 25-30 के आसपास सवाल हैं और 50 बिल एंड एक्ट उनके पूरी डिटेल में जहाँ से कथन वाले सवाल पूछे जाते हैं। वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ सवाल आरपीएफ एसआई में कैसे पूछे गए थे। पॉलिटिक यहाँ पर 24 करंट है ना, जिसमें अपन को एक्ट वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे एक सवाल देख सकते हो, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो सेवा शर्त वाला एक्ट है ये कौन सा है। सभी सवाल को डिटेल में बताया, ठीक है। भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। तो इस टाइप से लगभग हर शिफ्ट में ये भी आगे देखेंगे। केंद्रीय माल सेवा कर, ऐसा नहीं केवल एसआई में पूछेंगे, एएलपी में और जेई में भी पूछेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में अभी रेलवे एग्जाम्स टीसीएस लिए ना, सारे इस टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में देख रहे हैं अपन। अब आप आगामी आरपीएफ कांस्टेबल का तो अभी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो ना, आपको एक काम अभी करना है, मॉक टेस्ट ले लेना है। नहीं लिया तो टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और सारे एग्जाम्स के एक पास प्रो ले लिया ना, एनटीपीसी में भी काम आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा, और भी आपके एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है। एक ही पास प्रो में अभी टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको सबसे अधिक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर ईयरली पास प्रो और 18 मंथ के पास प्रो की सेल चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका फायदा उठा सकते हो। सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से और 50% आप किस टाइप से सिलेबस करते हो, रिवाइज करते हो चीज़ों को। तो सबसे पहले तो अपन 2024 रेलवे की बिल एक्ट संविधान संशोधन है ना, विधेयक वगैरह, इनके सवाल देखते हैं, पूछे गए सवाल। उसके बाद जितने भी 2023 और 24 में संविधान संशोधन हुए हैं ना भारत में, लगभग 47 के आसपास मैंने उनको कलेक्ट किया है और एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए, वो कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन काम की चीज़ है। एक बड़े वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में आपको एक सवाल मिल जाए तो क्या बात है, और मिलेगा, गारंटी मिलेगा। बाकी पीडीएफ कैसे मिलेगी बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहेगा। आरपीएफ एसआई 2024 पॉलिटी के करंट अफेयर्स आपके 24 पूछे गए हैं, जहां पर आप पहला सवाल देखेंगे ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 में शामिल नहीं है। पहला ही सवाल संशोधन से पूछ लिया है, संविधान संशोधन एक्ट से पूछ लिया है। तो इनमें से आपको बता दूं, भूटान है ना, वो शामिल नहीं है। नागरिकता अधिनियम 2019 जिसे सीएए, भारत सरकार, जिसको कैब है, बाद में एक्ट बन गया बिल से, भारत सरकार द्वारा पारित कानून जो 31 दिसंबर 2014 से, ये क्या कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान नहीं है। तो इससे पहले 2014 से पहले जो भारत आए कुछ विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक है ना, उनको भारतीय नागरिकता देने का ये प्रावधान करना, ये करता है, ये 3 देश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सवाल पूछा गया वो देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पद अवधि, चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था, कौन सा एक्ट आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक हैं और अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उनके सेवा शर्तों के लिए नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो एक्ट यहाँ पर आया, विधेयक पारित किया गया, उसका नाम यहाँ पर है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 का है, 24 का नहीं है, 23 का है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023। अब आप कहेंगे इसके हमको डिटेल में बताओ क्योंकि इससे संबंधित सवाल आएगा डायरेक्टली। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये विधेयक 2023 संसद में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल को विधिवत विनियमित करना है। यह विधेयक चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अहम माना गया है और 2023 का यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लाया गया, जिसने प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की समिति के माध्यम से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की है। विधेयक के तहत यहाँ पर प्रावधान देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तय किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया, भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। भारतीय साक्ष्य विधेयक की बात करेंगे ना, 2023 का बिल है, 2023 का, 23-24 के सारे अपन बिल देख लेंगे और बता दूं
ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जो रेलवे ने पूछे, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं नवंबर दिसंबर में, जिसमें आपका एएलपी का एग्ज़ाम, आरपीएफ एसआई का, आरआरबी जेई का, आरआरबी टेक्नीशियन का, तो इनमें पूछे गए लगभग 450 करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, और यहाँ पर चैप्टर वाइज कला संस्कृति के करंट, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है कि यहाँ से करंट आएगा, अवार्ड्स के करंट, इकोनॉमिक्स के करंट, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्पोर्ट्स के, विविध है, पॉलिटी, योजनाएं, वर्तमान में कौन, क्या, पुस्तक लेखक के करंट। और इस पीडीएफ में प्रिंट वर्जन आपको मिल जाएगा 48 पेपर में, वैसे यहाँ पर 96 पेज की है प्रिंट वर्जन है, बाकी इसमें 450 करंट है, 96 पेज यानी एक सीट पर 2 पेज है, तो 48 पेज में प्रिंट करवा सकते हो। और ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरे क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एएलपी, एसआई, जेई, टेक्नीशियन के, स्पोर्ट्स के, योजना के, वर्तमान में कौन क्या। तो अभी अपन देख रहे हैं ना वो पॉलिटी की देख रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे तो आरपीएफ एसआई में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 26 हैं, 38 हैं, उसके बाद 35 है, 14 है, 16 है, 24, 3, 36। तो टोटल करंट की बात करेंगे तो लगभग 230 के आसपास आरपीएफ ऐसे में पूछे गए हैं, और 15 शिफ्ट यानी प्रत्येक शिफ्ट में आप देखेंगे तो लगभग 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं करंट के 50 में से, और यही चीज़ आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेगी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको आइडिया लगेगा करंट किस टाइप से पूछा गया है। इतना ही नहीं, इस बुक में, ई बुक में बजट से सवाल पूछे तो बजट का पूरा विवरण, जिस प्रकार संविधान संशोधन के सवाल थे ना, तो पूरा 2023-24 के संविधान संशोधन दे दिए। पद्म अवार्ड के काफ़ी सवाल थे, तो पूरा डिटेल रिपोर्ट दी है आपको, सभी युद्धाभ्यास की रिपोर्ट, ओलंपिक पैरा ओलंपिक की रिपोर्ट आपको दी है, वर्तमान में कौन क्या, आर्थिक सर्वेक्षण है, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, जो भी रिपीट हुए सवाल उनकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर इंक्लूड है। तो ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट साइंस का भी अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए, जो पूछे गए सवाल पर आधारित है, चैप्टर वाइज रिपीटेड क्वेश्चंस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारी ई बुक ले सकते हो। बाकी आज के वीडियो की आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नीचे रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया है, ठीक है। साक्ष्य विधेयक की बात करें 2023 में, यहाँ पर उद्देश्य इसका क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलने के लिए। आपको सवाल पूछ ले किस एक्ट को बदला गया है, साक्ष्य एक्ट 2023 में 1872 को बदला गया है, जो 150 वर्षों से लागू था। इसका उद्देश्य भारत की न्याय प्रक्रिया को अधिक सटीक, सरल और आधुनिक बनाना है, और डिजिटल साक्ष्य का इसमें समावेश किया गया। डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दी गई, जो साइबर क्राइम और डिजिटल युग के मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो डिजिटल यहाँ पर एक साक्ष्य को मान्यता मिली है, भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023, जो प्रतिस्थापित करता है 1872 के एक्ट को। अगला सवाल जो आपका एक्ट का पूछा है ना आरपीएसआई में, केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट 2023, जीएसटी सेकेंड विधेयक जो बिल 2023 में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की आयु बढ़ाकर पहले 67 थी ना, उससे कर दिए 70 वर्ष है, 67 से 70 वर्ष कर दी। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी सभी को पता है 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, लेकिन ये सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 संसद में पारित हुआ, और इसके तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल की आयु 67 से बढ़ाकर 70 कर दी है। और इस एक्ट ने, इस बिल ने जो अपना जीएसटी एक्ट 2017 है उसमें अमेंड किया है, उसमें संशोधन किया है। और आपको पता होगा जीएसटी जो बिल है ना, वो कौन सा था, शुरुआत 2017 में जो एक्ट हुआ है, ये बिल था 122वां। और जीएसटी का मॉडल भारत का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से प्रेरित है। और भारत में यहाँ पर 4 प्रकार की जीएसटी सभी को पता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी। अब अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर एक्ट का एक और सवाल पूछा है, 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट को प्रतिस्थापित करना है। तो भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट कौन सा, 1925 को प्रतिस्थापित कर रहा है, 2024 9 अगस्त को आया है। इस एक्ट का नाम जो 2024 में आया है, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024, समुद्री माल परिवहन विधेयक यानी बिल, एक्ट यानी अधिनियम। तो ये विधेयक 2024 है, ये 1925 को प्रतिस्थापित कर रहा है, उसके स्थान पर आया है। इसमें क्या प्रावधान है, तो ये दोस्तों यहाँ पर 1 दिसंबर 1925 को जो लागू हुआ था उसको प्रतिस्थापित कर रहा है समुद्री माल परिवहन विधेयक। और यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है जो सवाल यहीं से पूछ लिया। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं अपन, सवाल जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों में एक नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता ये नहीं है, इसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, बीएनएसएस,
भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो यहाँ पर 2024 में आपराधिक कानूनों में एक नहीं, तो ये जो एक्ट पारित किए गए हैं, ये बिल आए हैं, ठीक है, IPC का नहीं, ये पुराना है ये तो यहाँ आप देखेंगे नए कानून 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ये कानून अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों की जगह लेंगे। जैसे जो IPC विकल्प है ना, उसके स्थान पर क्या आया अभी, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता, ये भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगा। और सेकंड जो आया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और BN के साथ में SS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये CRPC की जगह लेगा, यानी दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर आ गया भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगा, जो ऊपर आपका सवाल था। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं यहाँ पर जो आपको पूछा है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को खनन से अलग करने के लिए, पेट्रोलियम और खनन इन दोनों को अलग करने के लिए तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है। पेट्रोलियम और खनन को अलग करने के लिए 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया, और ये अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 के नाम से पारित हुआ है। इस विधेयक के जरिए तेल क्षेत्र एक्ट 1948 में संशोधन किया गया है, ठीक है, 1948 वाले एक्ट में संशोधन किया गया है खनन परिचालनों को अलग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो सवाल पूछा गया है वो देखते हैं। ये सभी पॉलिटी के सवाल है, लेकिन अपन एक्ट वाले स्पेशली देख रहे हैं। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक 2024 पेश किया है? बॉयलर्स विधेयक 2024, तो ये पेश किया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने, ठीक है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? श्री पीयूष गोयल। इन्होंने राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 को विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया तथा विस्तृत चर्चा के बाद राज्यसभा द्वारा 4 दिसंबर 2024 को ये पारित कर दिया गया है। ये जो बॉयलर एक्ट है 1923 का स्थान ले रहा है, ठीक है, जो बहुत पहले से लागू है भारत में, और इसके तहत क्या है 1923 स्टीम बॉयलरों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित करता है बॉयलर एक्ट। इसके स्थान पर अभी राज्यसभा में इसको श्री पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया, 4 दिसंबर 2024 को पारित भी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट से सवाल भी पूछ लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो आपका सम्मेलन का है, सम्मेलन का उस पीडी में पूरा डिटेल में डाला गया, जितने भी सम्मेलन हुए हैं 2024 में वो आप देख सकते हो कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुई, ये कोप के सारे सम्मेलन हैं। अगला जो अपना विधेयक का देखते हैं सवाल, अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ये लैंडिंग बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का विधेयक अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स है, और ये दोस्तों 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में आया है। और ये किसके स्थान पर? बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 की जगह ले रहा है। 1856 का ध्यान देना। इससे पहले अभी आपने एक सवाल देखा जिसमें किसके स्थान पर पूछा ऐसा सवाल है, तो ये जो लैंडिंग विधेयक है ना 1856 की जगह लेगा। ये 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में समुद्र माल परिवहन विधेयक 2024 भी पेश किया गया, ध्यान देना। एक ये तो बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024, एक समुद्र माल परिवहन विधेयक जो ऊपर सवाल भी था 2024 किसको प्रतिस्थापित कर रहा समुद्री माल, ये 1925 को जो सवाल था। नेक्स्ट अपन जो देखते हैं यहाँ पर सम्मेलन का अलग से डाला हुआ है। मैं देख रहा हूँ पॉलिटी में सम्मेलन के भी काफ़ी सवाल पूछे गए, तो सम्मेलन का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पूरा रिपोर्ट डाली हुई है, देख सकते हो पीडीएफ में। नेक्स्ट अपन रेलवे जेई एग्जाम में जो पॉलिटी के 17 क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से एक्ट वाले सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल एक्ट का यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें स्टेटमेंट देखिएगा, नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में प्रारंभ किया गया था। नारी शक्ति वंदन एक्ट संसद, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीटें सुनिश्चित करता है। नारी शक्ति वंदन एक्ट केवल 10 वर्षों के लिए लागू है। सही कथन पूछा है, तो यहाँ पर ये तो गलत कथन है, ये तो 15 वर्षों के लिए लागू है। सही के केस में यहाँ पर 2 और 3 जो रेलवे ने माना है, 2 और 3 जो गलत है। रेलवे ने कहा भाई सही कथन 2 और 3 है, जो गलत है। एक्चुअली सही कथन है 1 और 2 है।
ये करेक्ट होगा। नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 में आया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और नारी शक्ति वंदन एक्ट है ना, ये कहाँ पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, तो ये विधानसभा, दिल्ली विधानसभा और संसद राज्यसभा, इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें सुनिश्चित करता है। और ये 15 सालों के लिए लागू है, न कि 10 वर्ष के लिए। तो ये नारी शक्ति वंदन एक्ट 33% और 15 वर्षों के लिए लागू वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी सम्मेलन के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम सवाल समिट का देख पा रहा हूँ मैं, जेई जैसे एग्जाम्स में, आरपीएफ एसआई में, तो समिट का अपन एक अलग से वीडियो लाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब एएलपी का एग्जाम जो 25 से 29 नवंबर को हुआ है ना, उसमें पूछे गए देख लेते हैं करंट जो संविधान संशोधन से संबंधित है। पहला करंट आप देखेंगे, सितंबर 2024 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 को रद्द कर दिया, जिसने केंद्र को सोशल मीडिया पर सरकार और उनकी प्रतिष्ठानों के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करने का अधिकार दिया है। तो ये उच्च न्यायालय है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस प्रकार का नियम 2023 जो सरकार को एक एफसीयू स्थापित करने के संबंधित अधिकार था, उसको एक तरीके से रद्द कर दिया है। यानी सरकार अब ये नहीं जांचेगी कि कौन सी न्यूज़ फर्जी है, कौन सी यहाँ पर वायरल हो रही है, झूठी है, भ्रामक है, उसको फैक्ट चेक सरकार खुद नहीं करेगी। तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस नियम को रद्द कर दिया है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 संशोधन के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार, आर्टिकल 19(1) इसका उल्लंघन करता है। फर्जी या भ्रामक समाचार की परिभाषा अस्पष्ट बनी हुई है, इसमें स्पष्टता और सटीकता का अभाव है, सो इसको केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2023 को चुनौती देने वाली अपील के बाद ये फैसला आया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल यहाँ पूछा इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024 जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। तो ये जो सार्वजनिक परीक्षाएं जैसे अभी रेलवे की हुई है, एसएससी की होती है, जो भी केंद्र सरकार के एग्जाम्स है ना, उनमें अनुचित साधनों का जो नकल वगैरह प्रकरण सामने आते हैं, उनको रोकने के लिए थोड़े और नियम कड़क बनाए गए हैं। इस हेतु एक विधेयक आया है। और ये कब आया है, ये 2024 के किस महीने में लागू हुआ है? एक्ट 2024 वाला जून महीने में हुआ है, जून 2024 में। तो ये बात करें, लोकसभा में पास हुआ है 6 फरवरी 2024 को, राज्यसभा में 9 फरवरी 2024 को, लेकिन लागू हुआ है जून में। उद्देश्य है, विधेयक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन जैसे पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लाना है। और इसके तहत कौन से एग्जाम्स यहाँ पर शामिल होंगे? तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जो भी भर्ती प्रक्रियाएं रहती है, परीक्षाएं रहती है, जिसमें यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, बैंकिंग एग्जाम जो भी होते हैं, केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं, वो सारी एग्जाम्स इस विधेयक के तहत कवर होगी। और इसमें क्या क्या नियम यहाँ पर लाए गए वो देखिएगा। जैसे सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, यदि ये सिद्ध हो जाता है कि सेवा प्रदाताओं में से संबंधित अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन, सेवा प्रदाताओं के प्रभारी व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से किए गए, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उन्हें 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। सेवा प्रदाता जो सर्विस दे रहा है वो इसमें लिप्त पाया जाता है ना भाई, 3 से 10 साल का कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। अब आप कहेंगे अनुचित साधन है कौन से? तो उसमें पेपर लीक, उत्तर कुंजी का अनधिकृत वितरण, ओएमआर शीट का गलत इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित अपराध आप देखेंगे, प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच वगैरह, ये सारे अपराध इसके तहत शामिल हो जाते हैं। इन अपराधों के लिए 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी कैंडिडेट वगैरह व्यक्ति पाया जाता सेवा प्रदाताओं के अतिरिक्त ये सारे काम करते, नकल में शामिल रहता, नकल कराने वगैरह में, तो 10 लाख रुपए का उसका जुर्माना और 3 से 5 साल की सज़ा मिलेगी और ये संघीय अपराधों के रूप में काउंट होगा। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है देखिएगा, भारत में बाल संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए 2023 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? बाल संरक्षण उपाय, इसको बढ़ाने के लिए संशोधन हुआ है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट, इसमें संशोधन किया गया है। तो ये दोस्तों 2023
अभी देखेंगे भारत में बाल संरक्षण के उपायों को बढ़ाने के लिए किशोर न्याय एक्ट कौन सा 2015 वाला एक्ट, इसमें अमेंड किया गया है। इसमें बच्चों द्वारा किए गए छोटे गंभीर जघन्य अपराधों की परिभाषा दी गई है। इस एक्ट के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो किशोर है ना, किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। अब 18 वर्ष से नीचे जो नाबालिग हैं 16 से 18, उन पर मुकदमा चलेगा। वयस्कों पर जो चलता है नियम लागू होते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है। 2023 में ये हुआ है। अगला सवाल आपका एक्ट का पूछा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य में समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय समका सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पारित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अमेंडमेंट विधेयक 2023, ये यूनिवर्सिटी तेलंगाना में समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना, ये स्थापित हो रही यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 के जरिए। और ये दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में। तेलंगाना के मुलुगु जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। करीब 900 करोड़ रुपए के चार्ज यहाँ पर आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में नए जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा की। इस विधेयक के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में अमेंडमेंट किया गया है। एक सवाल पूछा है कि दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया है। तो दूरसंचार नियमावली 2024 का मसौदा ड्राफ्ट है 4 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो ये डेट का ही पूछा है। और यहाँ पर ये नियमावली है ना, ये इस मसौदे पर 30 दिनों के भीतर आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को अब दूरसंचार एक्ट 2024 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण किया गया है। तो जो पहले 1885 के भारतीय टेलीग्राम एक्ट में सार्वजनिक सेवा दायित्व कोष है ना, उसका नाम डिजिटल भारत निधि के रूप में किया गया है। तो यहाँ से इसका आगे सवाल भी पूछ लिया कि सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है, कौन सी धारा के तहत, 24(1) के तहत। किस टाइप से सवाल डीपली पूछ लिया। अब ये तो थे सारे सवाल जो पूछे गए रेलवे एग्जाम 2024 में। बात करते हैं क्या ये सवाल रिपीट हो जाएंगे हूबहू। यदि रिपीट नहीं भी होंगे हूबहू तो भी आपके लिए यहाँ पर वर्ष 2023 प्लस वर्ष 2024 की जितने भी भारत में संविधान संशोधन बिल आए हैं, जितने भी नए एक्ट कानून बने हैं, उन सभी पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड तक बने रहेगा। और ये पूरी हमारी ई बुक में करंट अफेयर्स की उसमें शामिल किए गए डाटा आपने यदि लिए तो आपने ऑलरेडी पता होगा। यहाँ सवाल देखो, पहला यदि आता है 129वां संविधान संशोधन बिल, जिसको आप जानते हो 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी ये बिल आया है, एक्ट नहीं बना है फिलहाल, अभी तो पेश हुआ है लोकसभा में। ध्यान दीजिएगा, 17 दिसंबर 2024 को स्वीकार कर लिया गया है, यानी पेश हो गया है। पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। अब कुछ कैंडिडेट मान लेते हैं भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला तो विधेयक है ना, जो बिल है ना, वो तो लोकसभा में पारित हो गया। नहीं भाई, पारित नहीं होगा। लोकसभा में बिल आने के लिए पहले स्वीकार करना पड़ता, सहमति होगी, तो उसमें नॉर्मल बहुमत से पारित हो गया, यानी पेश हो गया है, पास नहीं हुआ है। अब पूछ ले सवाल भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बिल हैं वो लोकसभा में किसने पेश किया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा है। और इसे ONOE आप कहते हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल। ये 129वां संविधान संशोधन बिल है। ध्यान देना, 129वां संविधान संशोधन बिल है, एक्ट नहीं है, ठीक है। इसे पास करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत जरूरी है। और आधे राज्य यानी 15 राज्यों की विधानसभाओं में भी ONOE को साधारण बहुमत से पास करना जरूरी है। अब यहाँ पर ये बिल पास हो गया, लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3, 15 राज्यों के विधानसभा में साधारण बहुमत से, तब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला लागू होगा। लेकिन इसको पास करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में तो हो जाएगा। एनडीए के पास अभी सिर्फ 3, लोकसभा में बात करें तो 292 सीट है, जबकि इसको पास कराने के लिए 362 सीटों की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 129वां संविधान संशोधन बिल संविधान में एक नए अनुच्छेद 82A को जोड़ने का प्रस्ताव करता है, जो लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की बात करता है। लोकसभा और
राज्यों के जो भी विधानसभा के एमएलए एमपी के चुनाव एक साथ हो, इस हेतु आर्टिकल 82A जोड़ने का प्रावधान करता है। लोकसभा में आपने देखा 292 सीटें हैं एनडीए के पास में। राज्यसभा में कुल जो 245 सीट है ना, एनडीए के पास राज्यसभा में सिर्फ 112 सांसद है। राज्यसभा में बिल को 2/3 बहुमत करने के लिए 164 सांसदों की यहाँ पर भी आवश्यकता है। तो टेढ़ी खीर है थोड़ी, लेकिन अभी तक ये बिल है, एक्ट नहीं बना है। इसका पूरा नाम है संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 है। अगला अपन देखते हैं यहाँ पर बिल, वो है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। 17 दिसंबर 2024 को ये भी लोकसभा में आया। और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 की धारा 17 में परिणामी संशोधन करने का ये बिल प्रस्ताव करता है कि इन तीनों में, एक तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश एक्ट 1962 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के संशोधन करेगा, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हो सके। तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश में अलग से कानून संशोधन विधेयक लाया गया। एक सवाल जो एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 की बात करें तो 10 दिसंबर 2024 को लोकसभा में ये पेश किया गया, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। अब देखिएगा इस बिल में एक तो ये मर्चेंट शिपिंग एक्ट पहले, अब ये 2024 में, इससे पहले 1958 में एक तटीय पोत एक्ट 1838 है, इनमें यहाँ पर अमेंड हुआ है। और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्वामित्व की आवश्यकता को 100% से घटाकर 51% यहाँ पर किया गया है। इसके तहत भाई भारतीय स्वामित्व जरूरी नहीं है, विदेशी भी यहाँ पर शिपिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 51% कर दिया है। जहाज़ों का विस्तृत दायरा यानी जहाज़ों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें यंत्रीकृत और गैर यंत्रीकृत जहाज़ों को शामिल किया गया, मतलब इसमें पनडुब्बी, हाइड्रोफोइल, बजरे, ड्रोन, ये सभी शामिल हो गई है, यंत्रीकृत और गैर यंत्रीकृत दोनों। एनआरआई, ओसीआई और एलएलपी को भारतीय जहाज़ों का स्वामित्व और पंजीकरण करने की अनुमति दी है। पहले तो पूरा भारतीय स्वामित्व था 100%, अभी 51% किया है, तो बाहरी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और 1838 में अमेंड हुआ है। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश हुआ है। फिलहाल ये नंगे नाव चार्टर सह मृत्यु पंजीकरण की अनुमति देता है, जिससे पूंजी की कमी वाले उद्यमियों को धीरे धीरे जहाज प्राप्त करने में मदद होगी। जहाज पुनर्चक्रण केंद्र जैसे अलांग के लिए निर्धारित जहाज़ों के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रदान करता है। इसके तहत ही तटीय शिपिंग विधेयक 2024 भी आता है। और ये तटीय शिपिंग विधेयक 2024, जिसे आप तटीय नौवयन विधेयक 2024 कहेंगे, 2 दिसंबर 2024 को लोकसभा में आया। ये भारतीय तटीय जल के भीतर व्यापार में लगे जहाज़ों को विनियमित करने का प्रयास करता है। यानी तटीय जो कि शोर वाले, किनारों वाले जल के भीतर व्यापार में लगे जहाज जो व्यापार कर रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। विधेयक के अनुसार तटीय जल का अर्थ भारत के प्रादेशिक जल और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र से। प्रादेशिक जल तट से 12 समुद्री मील, लगभग 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील और आसपास के समुद्री क्षेत्र यानी 200 समुद्री मील यहाँ तक फैला हुआ है। और ये विधेयक मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 को निरस्त करने का प्रयास करता है। और बाकी यहाँ पर विधेयक में कुछ और प्रावधान हैं, जैसे अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार में शामिल होना या जहाज़ को समुद्र में ले जाना। देखिए, बिना लाइसेंस के आप जहाज़ समुद्र में ले जाते हैं, 6 महीने तक की कैद, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय है। विधेयक अधिकतम जुर्माने को बढ़ाकर 15 लाख रुपये या बिना लाइसेंस वाली यात्रा से होने वाले लाभ का 4 गुना कर देता है। ठीक है, तो इतना कर दिया भाई, 15 लाख रुपये। और साथ ही साथ महानिदेशक लेन देन, रिकॉर्ड और किराए जैसे विषयों पर जानकारी मांग सकते हैं। सही तरीके से या समय पर विवरण न देने पर 6 महीने तक की कैद, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विधेयक में जुर्माने की राशि यहाँ पर बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है 500 से। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 की बात करें, 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और 3 दिसंबर को राज्यसभा में। इसके तहत यहाँ पर क्या क्या संशोधन हो रहा है बैंकिंग कानून विधेयक 2024 में? एक तो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में अमेंड हो रहा है, एक बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में, भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 में, बैंकिंग कंपनियां एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनियां एक्ट 1980, इन सभी एक्ट में अमेंड हो रहा है बैंकिंग कानूनी संशोधन विधेयक 2024 के तहत। और इसमें क्या कुछ नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, जैसे कि पखवाड़े को
पखवाड़ा 15 दिन का, शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक, पखवाड़े को शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। एक तो ये विधेयक पखवाड़े की परिभाषा को इस प्रकार बदलता है, प्रत्येक महीने के पहले दिन से 15 दिन तक या प्रत्येक महीने के 16वें दिन से अंतिम दिन तक, ये परिभाषा को चेंज करता है। अब यहाँ पर पखवाड़े को शनिवार से दूसरे शुक्रवार की अवधि तक परिभाषित किया गया है, दोनों दिन शामिल हैं। बैंकिंग विनियमन एक्ट किसी बैंक के निदेशक को लगातार 8 वर्ष से अधिक समय तक पद पर बने रहने से रोकता है। ध्यान दीजिएगा, जो बैंकिंग विनियमन एक्ट है ना, इसमें ये अमेंड कर रहा है। ये एक्ट क्या कहता है कि कोई भी बैंक का डायरेक्टर 8 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता। विधेयक सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रयास करता है। तो सहकारी बैंकों के लिए 8 से ये बढ़ाकर 10 वर्ष कर रहा है। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी का मतलब 5 लाख रुपए से अधिक के शेयर या कंपनी की चुकता पूंजी का 10%, जो भी कम हो, रखना जरूरी है। किसी कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी रखनी है तो 10% शेयर होना है। बिल इस सीमा को बढ़ाकर क्या कर रहा है, 2 करोड़ रुपए तक करने के लिए इसमें संशोधन करता है। जो कंपनी में हिस्सेदारी के लिए 5 लाख रुपए ना, इसको 2 करोड़ कर रहा है ये बिल। ध्यान दीजिएगा, और इसके तहत शेयर वगैरह के प्रावधान भी इसमें ऐड किए गए। नेक्स्ट अपना विधेयक है रेलवे संशोधन विधेयक 2024। ये भी 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पारित हुआ और ये भारतीय रेलवे की शासन और परिचालन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। क्या बदलाव करता है? एक तो भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को ये समाप्त करता है। तो किस विधेयक के तहत, या फिर पूछ ले रेलवे संशोधन विधेयक 2024 कौन से रेल एक्ट को समाप्त कर रहा है? तो भारतीय रेलवे जो औपनिवेशिक युग का है, भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 को समाप्त किया गया और इसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट 1989 में शामिल किया गया। तो ये अमेंडमेंट कर रहा है 2024 का। जितने भी रेलवे बोर्ड 1905 के प्रावधान है 1989 में शामिल किया गया। रेलवे एक्ट 1989 में संशोधन कर रेलवे बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। और इस रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में जो यहाँ पर रेलवे एक्ट 1989 में जो 1905 के प्रावधान जोड़े गए ना, तो इसमें संशोधन कर रहा है और रेलवे बोर्ड को क्या दे रहा है, वैधानिक मान्यता दे रहा है। जो पहले बिना वैधानिक समर्थन के कार्य करता था रेलवे बोर्ड, अब इसको मिली है वैधानिक मान्यता। रेलवे बोर्ड यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, तो रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता, अनुभव, सेवा शर्तें, ये भी तय करेगा। भाई मान्यता वैधानिक मिल चुकी, तो ये सारा तय हो रहा है। रेलवे बोर्ड का खर्च भारतीय रेलवे के वार्षिक बजटीय प्रावधानों के राजस्व खंड से पूरा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 440.01 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 की बात करें, 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 को निरस्त करता है। ठीक है। और इसमें विधेयक अगस्त 1924 के बिल ऑफ लैंडिंग से संबंधित कानून के कुछ नियमों को एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हेग नियम और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप है। तो ये दोस्तों एक तरीके से बिल ऑफ लैंडिंग, लदान हुंडी, इसकी क्या परिभाषा? ये एक दस्तावेज है लदान हुंडी, जो मालवाहक द्वारा प्रेषक को जारी किया जाता है, जिसमें ले जाए जा रहे माल की प्रकार, मात्रा, स्थिति और सारा घनत्व का विवरण इसमें रहता है। तो समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 है 1925 के माल परिवहन एक्ट को निरस्त करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, तो वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ बोर्ड आप सभी जानते हो, 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य है वक्फ एक्ट 1995 में अमेंड करना। तो पूछ ले भाई, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम को संशोधित कर रहा है? 1995 के एक्ट को। इस एक्ट 1995 का नाम बदल रहा है। एक तो नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 करने का प्रस्ताव करता है। तो वक्फ एक्ट के स्थान पर यूडब्ल्यू मीडा 1995 करने का प्रावधान है। और इस विधेयक में वक्फ बोर्ड में पहले क्या था, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान नहीं था। तो ये गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टर या उनके द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी। जो भी वक्फ एसेट है, संपत्ति है, उनके सर्वे करने की जिम्मेदारी कलेक्टर लेवल के अधिकारी करेंगे, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुधार होगा। यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में पहचानी जाती है, कोई गवर्नमेंट संपत्ति, तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। ऐसे मामलों में कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेंगे। विधेयक वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों की अंतिमता को समाप्त करता है और उच्च न्यायालय इसमें सीधे अपील की अनुमति देता है, जिससे न्यायिक समीक्षा का मार्ग प्रस्तुत होगा। विधेयक के अनुसार केवल वही व्यक्ति वक्फ की स्थापना कर सकते हैं जो कम से कम 5, अब वक्फ की स्थापना कौन कर सकता है? नियम क्या? जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो और संपत्ति के स्वामी हो। ये वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त करता है।
और ये कुछ प्रावधान हैं वक़्फ़ में। और बाकी मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी आया है, जिसका उद्देश्य है मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को निरसित करना। तो ये निरसन वाला 1923 को निरसन कर रहा है, समाप्त कर रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल, जहां से एग्जाम में सवाल भी पूछा रेलवे ने, वो है बॉयलर्स विधेयक 2024 है। सवाल था किसको प्रतिस्थापित कर रहा है। बॉयलर्स विधेयक 2024 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। ये उद्देश्य है इसका बॉयलर्स एक्ट 1923 को प्रतिस्थापित करना। बॉयलर क्या है? बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए पानी को बॉयलर का उपयोग किया जाता है। ये भाप मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, हीटिंग सिस्टम और अन्य इंजीनियरिंग उपयोगों में काम आती है। तो ये बॉयलर एक्ट 1923 को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहा है बॉयलर्स विधेयक 2024 से। बॉयलर का यहाँ पर निर्माताओं के लिए आवश्यकता है कि बॉयलर और उनके घटकों के डिजाइन को प्रमाणित कराएं। बॉयलर किससे बना हुआ, पूरा प्रमाणित होना चाहिए। और जो भी दुर्घटनाएं हो जाएं बॉयलर्स में, तो 24 घंटे के भीतर संबंधित निरीक्षक को देनी होगी सूचना, जिससे त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। 10वां एक्ट देखते हैं यहाँ पर, गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में एसटी अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024। अब इस एक्ट का क्या उद्देश्य है? ये तो 5 अगस्त 2024 को लोकसभा में पारित हुआ है। उद्देश्य है गोवा विधानसभा है ना, वहाँ पर एसटी के लिए सीटें आरक्षित करना, जिससे इस समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए ये विधेयक आया 5 अगस्त 2024 को। विधेयक के अनुसार जनगणना आयुक्त को राज्य में एसटी समुदायों की जनसंख्या का अनुमान लगाना होगा, जो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति जनगणना एक्ट 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अपना है तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024। इससे भी सवाल पूछा गया, तेल और खनन वाला। तो 5 अगस्त 2024 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य तेल क्षेत्र एक्ट 1948 में अमेंड कर रहा है, ये संशोधन कर रहा है। अधिनियम में खनिज तेलों की परिभाषा में केवल, खनिज तेलों में क्या है, केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है खनिज तेल में। और विधेयक में इसे विस्तारित कर सभी प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और सेल गैस या तेल को शामिल किया गया, जबकि कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को इससे बाहर रखा गया है। तो कोयला वगैरह को इसमें बाहर रखा है। बाकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो परिभाषा में थे, तो इससे थोड़ा विस्तारित करके पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के साथ में प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन ऐड किया गया, कोल बेड मीथेन ऐड की गई, शेल गैस ऐड की गई। बाकी खनन को इसमें बाहर रखा गया है। अधिनियम में खनन पट्टे का प्रावधान था, जो अन्वेषण, खोज, उत्पादन और खनिज तेलों के निपटान जैसी गतिविधियों के लिए था। अधिनियम में नहीं, 1948 वाला, अभी तो अधिनियम 24 वाला थोड़ा ही बना है, जैसी गतिविधियों के लिए था। विधेयक में खनन पट्टे को पेट्रोलियम पट्टे से प्रतिस्थापित किया गया, तो यही सवाल पूछा गया था। और यहाँ पर हमने फैक्ट में ऐड किया, विधेयक खनन पट्टा पेट्रोलियम पट्टे से अलग होगा। मौजूदा खनन पट्टे विधेयक को पारित होने के बाद भी मान्य रहेंगे। अधिनियम के नियमों में उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, 1000 रुपये का जुर्माना, दोनों का प्रावधान है। और विधेयक में, ये अधिनियम में प्रावधान है, ध्यान देना, ये कौन सा 1948 वाले विधेयक अधिनियम में प्रावधान है। लेकिन अभी ये विधेयक क्या चेंज कर रहा है, इसमें 1000 रुपये का जुर्माना है ना, तो इसमें 25 लाख रुपये का जुर्माना कर रहा है। 1000 से सीधा 25 लाख कर दिया इस विधेयक में, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिना वैध पट्टे के खनिज तेलों से संबंधित गतिविधियों का संचालन और रॉयल्टी का भुगतान न करना भी 25 लाख रुपए के जुर्माने के साथ दंडनीय है। लगातार उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक का भी जुर्माना अतिरिक्त लगेगा। और विधेयक 5 अगस्त 2024 को राज्यसभा में, 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, वर्तमान में लोकसभा में विचाराधीन है। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 की बात करें, 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। उद्देश्य है आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में अमेंड करना। तो आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 2005 में संशोधन कर रहा है। और पूर्व में राष्ट्रीय और राज्य कर्मचारी समितियां राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी, जिन्हें एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा अनुमोदित किया जाता था। संशोधित विधेयक के अनुसार अब एनडीएमए और एसडीएमए स्वयं इन योजनाओं को तैयार करेंगे। तो ये खुद ही अब इन योजनाओं को तैयार करेंगे। पहले राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियां हैं, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी, अब ये एनडीएमए खुद अपने आप को योजनाओं को तैयार करेगी। विधेयक में निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य भी जोड़े गए हैं। क्या कार्य हैं? आपदा जोखिम का समय समय पर मूल्यांकन, विशेषकर चरम जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले नए जोखिमों का, निचले स्तर के प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, राहत के लिए न्यूनतम मानकों के दिशा निर्देशों की सिफारिश करना, ये सारी चीज़ें ऐड की गई है। और राज्य सरकार को राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले शहरों के लिए पृथक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया। इन
प्राधिकरणों में नगर आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष होंगे, अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट होंगे। विधेयक राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल है ना, इसको गठित करने का भी अधिकार देता, जो आपदा स्थितियों में विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और राष्ट्रीय उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है। विधेयक में आपदा की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि मानव निर्मित कारणों में कानून और व्यवस्था से संबंधित स्थितियां शामिल इसमें नहीं है। एक यहाँ पर 31 जुलाई 2024 को बिल पास हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, वो है दोस्तों भारतीय वायुयान विधेयक 2024 है। ये विधेयक 1934 के विमान एक्ट का स्थान लेगा। तो विमान एक्ट 1934 के स्थान पर आया है 2024 का वायुयान विधेयक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें स्थापित हो रही हैं? एक तो प्राधिकरण स्थापना हो रही है। प्राधिकरण में डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नियामक कार्य और सुरक्षा की निगरानी के लिए। एक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना होगी सुरक्षा की देखरेख के लिए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की स्थापना होगी विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए। केंद्र सरकार इन प्राधिकरणों की निगरानी, 3 प्राधिकरण पूछ लेंगे भाई, कौन सा प्राधिकरण स्थापित नहीं हो रहा है? वायुयान विधेयक 2024 में 3 हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विधेयक विमान निर्माण, स्वामित्व और उपयोग, संचालन, व्यापार और डिजाइन के विनियमन का प्रावधान करता है। और बाकी ये डीजीसीए इन सभी को स्थापित करेगा, यही इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट है सवाल, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। ऑलरेडी वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। कब आपका ये 5 फेब 2024 को लोकसभा में, 9 फेब 2024 को राज्यसभा में सवाल पूछा गया था, कब लागू किया गया, जो जून उसका आंसर था, ठीक है। और इसमें पूरा आपको प्रावधान बता दिया। यदि सेवा एजेंसी इसमें लिप्त पाई जाती है नकल वगैरह प्रकरण में, कुछ पेपर आउट में, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रहेगा, ठीक है, सेवा निर्माता, और बाकी के लिए 10 लाख रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जल प्रदूषण संशोधन विधेयक 2024 से। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण जल प्रदूषण संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। और ये जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एक्ट 1974 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना है। तो 1974 को ये प्रतिस्थापित कर रहा है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 है, 74 को अमेंड कर रहा है। इसके तहत क्या क्या प्रावधान है? जैसे निगरानी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने पर 10,000 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 से 15 लाख। उद्योगों की स्थापना के लिए सहमति में छूट यहाँ पर दी गई है। मौजूदा एक्ट के अनुसार किसी भी उद्योग या उपचार संयंत्र की स्थापना से पहले एसपीसीबी की पूर्व सहमति आवश्यक थी, यदि वे जलाशय, शिविर या भूमि में सीवेज का निर्वहन करने की संभावना रखते हैं। अब इस विधेयक में क्या प्रावधान है? केंद्रीय सरकार सीपीसीबी के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्रदान करने की छूट देती है। बिना सहमति के उद्योग स्थापित करना और संचालित करना अभी भी 6 वर्ष तक की केंद्र कैद और जुर्माने के तहत दंडनीय अपराध है। और राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति इसके तहत अधिनियम के तहत एसपीसीबी के अध्यक्ष का नामांकन राज्य सरकार द्वारा किया गया जाएगा। और संशोधित विधेयक में ये जोड़ा गया है कि केंद्रीय सरकार नामांकन की प्रक्रिया और अध्यक्ष की सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, संशोधित विधेयक में पहले ऐसे उल्लंघनों के लिए एसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानक का उल्लंघन करते हैं, जलाशय या भूमि में प्रदूषक पदार्थों का निर्वहन के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर निषिद्ध है, लेकिन ऐसा उल्लंघन कर देते हैं तो 1.5 वर्ष, ऐसे उल्लंघनों के लिए 1.5 वर्ष से 6 वर्ष तक की कैद और जुर्माना था। लेकिन अब ये विधेयक कहता है कैद की सजा को हटाकर अब कैद नहीं देंगे, आपको 10,000 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना ही किए निर्धारित करेंगे। पहले तो 6 वर्ष तक की सजा, अभी 10,000 से 15 लाख का जुर्माना मिलेगा। अधिनियम के तहत जिन अपराधों के लिए स्पष्ट रूप से सजा निर्दिष्ट नहीं है, उनके लिए 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना था। पहले प्रावधान था जिसमें स्पष्ट रूप से सजा का निर्दिष्ट नहीं है, उस पर यहाँ पर कैद की सजा हटाकर 10,000 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है इन्होंने। ये विधेयक कहाँ पर लागू हो रहा है? तो ये जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण विधेयक 2024 जो 1974 को प्रतिस्थापित कर रहा है। ये प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अन्य राज्य अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित करके इन्हें अपने राज्यों में लागू करेंगे। नेक्स्ट अपना सवाल यहाँ पर जो विधेयक है वो है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024। तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि संविधान अनुसूचित जनजाति एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस राज्य में कुछ प्रावधानों में संशोधन कर रहा है एसटी के लिए?
तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से 1950 में आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश से। सेकेंड सवाल पूछा जाएगा, इसमें क्या संशोधन हो रहा, कौन सी जनजाति यहाँ पर नई जोड़ी जा रही है? तो विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित जनजातियां ऐड हो रही है। तो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 में आंध्र प्रदेश की कौन सी जनजातियां यहाँ पर एसटी में शामिल हो रही है? तो यहाँ आप देखेंगे बोंडो पुरजा, खोंड पुरजा और कोंडा सवारास, ये 3 जातियां ऐड हो रही है। बोंडो पुरजा और खोंड पुरजा और कोंडा सवारस जातियां आंध्र प्रदेश के एसटी समुदाय में ऐड की जाइए। अब ये आप देखिएगा, ये ऊपर तो था केवल अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2024, यहाँ पर नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के साथ में अनुसूचित जाति भी, एससी और एसटी दोनों का संशोधन आदेश 2024 की बात करेंगे तो इन दोनों का किससे संबंधित है, कौन सी जातियां कहाँ पर ऐड हो रही है? तो ये ओडिशा में, कहाँ पर? ये विधेयक ओडिशा राज्य में एससी और एसटी की सूची में संशोधन करता है। ऊपर केवल अनुसूचित जनजाति आए तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में पुरजा और जो कोंडा वाली जातियां ऐड हो रही है, और दोनों ही आ जाए एससी एसटी में तो ओडिशा में। अब यहाँ आप देखेंगे ओडिशा में क्या चीज़ें ऐड कर रहा है, तो विधेयक के माध्यम से ओडिशा की एसटी की सूची में निम्नलिखित समुदाय जोड़े जा रहे हैं। एसटी में कौन से हो रहे हैं? एसटी में मुक्का डोरा, नुक्का डोरा, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, मलकानगिरी जिलों के लिए, और कोंडा रेड्डी। ये जनजाति 2 बार रिपीट हो गया, कोंडा रेड्डी, मुक्का डोरा और नुक्का डोरा में ये सभी जिलों की जातियां आ रही हैं। तो ये चीज़ें, ये जनजातियाँ ऐड हो रही है ओडिशा के एसटी समुदाय में। अब सेकंड यहाँ पर बात करूँ विधेयक के अनुसार, क्योंकि एससी एसटी का दोनों है, विधेयक के अनुसार ये तो एसटी की जाति ऐड हो रही है। अनुसूचित जाति एससी की सूची में क्या हो रहा बदलाव? तो इसमें ओडिशा में तमाड़िया और तमूड़िया समुदायों को एससी की सूची से हटाकर एसटी की सूची में शामिल कर रहे हैं। तो तमाड़िया और तमूड़िया को एससी से एसटी में कर रहे हैं। विधेयक में ओडिशा की एसटी की सूची में कुछ समुदायों के लिए समानार्थी या फिर सेम फोनेटिक से जो उच्चारण होता है तो उसको भी जोड़ा गया, जिससे उनकी पहचान में स्पष्टता और समावेशित सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट अपना एक्ट आता है दूरसंचार विधेयक 2023। तो ये अभी 2024 के तो लिमिटेड थे, आपने ऊपर देख लिए। नेक्स्ट आप सभी यहाँ पर 2023 के इंपॉर्टेंट विधेयक देखेंगे। तो दूरसंचार विधेयक 2023, अब 24 के मैंने आपको डिटेल में बता दिए, जो भी विधेयक है जो 24 में है डिटेल में आपने जाना। अब 23 के है ना, उनको मैं ब्रीफली कवर करता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। तो दूरसंचार विधेयक आपको पूछेंगे क्या, किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, कब पारित किया गया, क्या क्या प्रावधान किया गया। तो एक तो ये 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में आया, और इसका उद्देश्य यानी किसको यहाँ पर अमेंड कर रहा है, ये प्रतिस्थापित कर रहा है। तो दूरसंचार विधेयक 2023 भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो दो चीज़ों को, 1933 को और 1885 को। और ये 20 दिसंबर 2023 को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा द्वारा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हो गया। इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करेंगे। विधेयक में ओवर द टॉप ओटीटी सेवा होती है ना, जो आप देखते हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे या फिर डिज्नी हॉटस्टार पे, ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर दूरसंचार की परिभाषा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है। और विधेयक सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से देश और व्यापार के दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित करना है। तो ये इसमें कुछ खास मेरे को नहीं देखा है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी, जहाँ से आपको एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 ये कब आया लोकसभा में? 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में। किस में अमेंड कर रहा है? जीएसटी एक्ट 2017 में बदलाव कर रहा है। और इसमें यहाँ पर कुछ बदलाव की बात करेंगे तो न्यायाधिकरण में अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य यहाँ पर शामिल हैं। न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने के लिए पात्र व्यक्ति, अब न्यायिक सदस्य में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्षों तक सेवा देने वाला जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शामिल होंगे। विधेयक कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति देता है। न्यायाधिकरण के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और जो आपको सवाल पूछा गया है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए कितनी आयु बढ़ाई गई है, तो वो 67 से 70 वर्ष की गई है। और सदस्यों के लिए, अध्यक्ष की तो 67 से 70, ठीक है,
अध्यक्ष के लिए 67 से 70 है और न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी न्यायाधिकरण के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में। मिनिमम 50 वर्ष की होगी तब आप रहेंगे। अधिकतम 70 कर दी है और सदस्यों के लिए अधिकतम 65 थी तो उसे 67 कर दी है। नेक्स्ट अपना आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधियां द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। ये 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में और 19 दिसंबर को पास हुआ है। ये क्या करता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधियां द्वितीय एक्ट 2011 में अमेंड करता है, 2023 वाला 11 में संशोधन करता है। इसमें अधिनियम की वैधता का विस्तार किया गया है, यानी जो इस मूल एक्ट की वैधता 31 दिसंबर 2014 तक थी, जिसे बाद में संशोधन के तहत 2023 तक बढ़ाया गया 31 दिसंबर तक। अब ये वैधता को कब कहाँ तक बढ़ा रहा है, ये आपको सवाल पूछेंगे। तो ये वैधता अभी बढ़ा रहा है 31 दिसंबर 2026 तक वैधता को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आपका है भारतीय साक्ष्य, जहां से एग्जाम में सवाल आया है। भारतीय साक्ष्य कब पारित हुआ, ये सवाल था एक्चुअली आपके। भारतीय साक्ष्य दूसरा विधेयक 2023 BS-B2 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 20 दिसंबर 2023 को पारित हो गया। ये विधेयक किसमें अमेंड कर रहा है, किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, तो साक्ष्य एक्ट 1872 को प्रतिस्थापित कर रहा है। ये ध्यान देना वेरी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं अस्थायी कर संग्रहण विधेयक 2023। अस्थायी कर टैक्स कलेक्शन जो बिल 2023 आया है, ये दिसंबर 2023 को लोकसभा में और पारित भी हो गया 19 दिसंबर को। और ये अस्थायी कर संग्रहण एक्ट 1931 को खारिज करता है। तो ध्यान देना सवाल आएगा 23 वाला कर संग्रहण वाला 31 कर को हटा रहा है 31 वाले को। और ये निश्चित करता है जो सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क के अस्थायी आरोपण या वृद्धि के लिए प्रावधान करता था 1931 वाला, तो सीमा शुल्क इन प्रावधानों को हटा रहा है। 1931 को एक्ट को हटा रहा है और इसमें क्या कर रहा है, प्रावधानों को, तो ये जो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क है, ऐसे कुछ प्रावधान है ना, ये तो रह ही रहे हैं, बरकरार ही हैं, कुछ स्पष्टीकरण इसके साथ और ऐड कर रहा है। यानी इसके अनुसार क्या स्पष्टीकरण हो रहा है, यदि सरकार किसी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क को तुरंत लागू करना या बढ़ाना चाहती है तो वह संसद में प्रस्तुत विधेयक में एक घोषणा शामिल कर सकती है। ये घोषणा विधेयक की प्रस्तुति के अगले दिन से प्रभावी होगी और निम्न स्थितियों में समाप्त होगी। कुछ स्थितियां हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने शामिल नहीं किया। भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023। अब न्याय संहिता, अब आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 एक्ट आया था ना साक्ष्य वाला, न्याय की भी 2 है, एक IPC CRPC, दोनों को चेंजेस किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर आपने देखा साक्ष्य वाला, भारतीय साक्ष्य दूसरा विधेयक 2023, जिसे भारतीय साक्ष्य विधेयक जो दूसरा है ना, तो ये 2 करके था। ये 1872 को अमेंड कर रहा है। उसमें साक्ष्य के प्रकार आप देखेंगे तो उसमें कुछ बदलाव कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स की स्वीकृत कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड भी साक्ष्य के रूप में स्मार्टफोन, लैपटॉप है, ये भी काम में ले जाएंगे। और द्वितीय साक्ष्य का विस्तार कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की जा सकती है, हालांकि BS-B2 ऐसे रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता का प्रावधान करता है। ये स्वीकार्य है, मान्य है। अब नेक्स्ट अपना साक्ष्य के तहत अब ये देखिएगा भारतीय न्याय दूसरी संहिता BNS न्याय संहिता, ये दोस्तों 2023 वाला 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 दिसंबर 2023 को पारित हो गया लोकसभा में। इसी प्रकार से राज्यसभा में 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास किया गया। ये विधेयक किसमें संशोधन कर रहा है, IPC 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये आपका भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 IPC 1860 को चेंज कर रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 18 नई धाराएं जोड़ी गई है इसमें। तो IPC वाले में अभी जो BNS में 18 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं खत्म की गई है। BNS में 20 अध्यायों में कुल 358 धाराएं, अभी जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 358 धाराएं हो चुकी है। IPC में 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी। अब IPC के स्थान पर यह आ चुका है, ठीक है। तो इसमें 20 अध्याय और 358 है। IPC में पहले 511 थी लेकिन अभी इसमें 358 है। तो कहने का मतलब BNS में 175 धाराओं में बदलाव भी किया गया है। अब कुछ मुख्य विशेषताएं BNS की आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता की, तो उसमें अपराधों का संरक्षण और नए अपराधों का समावेश। तो इसमें एक BNS-2 भारतीय न्याय संहिता सेकेंड अमेंडमेंट में IPC के अधिकांश अपराध हैं वही बरकरार हैं और सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। सेडिशन, राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए नया अपराध शामिल किया गया है। जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालेगा तो ये एक अपराध में जोड़ा गया है। आतंकवाद को नए अपराध के रूप में ऐड किया गया, जैसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के खतरे में डालने या लोगों में आतंक पैदा करने के उद्देश्य के लिए इसको अपराध में शामिल कर दिया है। संगठित अपराध, जैसे मिलकर करते हैं अपहरण, जबरन वसूली, साइबर अपराध, जो अपराध सिंडिकेट की ओर से किए जाते तो उन अपराधों की श्रेणी में जोड़ा गया, इन्हें अपराध में ऐड कर दिया। कुछ
पहचान चिन्ह जैसे जाति, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या को अपराध माना गया, जिसकी सज़ा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक कर दी गई है। एक तो ये यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं अपराधों में, कौन से नए अपराध ऐड हुए हैं। अब आपराधिक जिम्मेदारी की आयु की बात करें तो आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु 7 वर्ष बरकरार रखी गई है, जो आरोपी की परिपक्वता के आधार पर 12 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। ये प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की सिफारिश के विपरीत हो सकता है, जो आपराधिक जिम्मेदारी की आयु को उच्च रखने की सलाह देते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध की बात करें तो भारतीय न्यायिक संहिता में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि कुछ अपराधों के लिए पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम निर्धारित की गई है, जिसमें असंगतता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में पीड़ित की नाबालिग होने की आयु सीमा अलग अलग है। तो नाबालिग की भी अलग अलग आयु सीमा यहाँ पर। अब महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का समावेश यहाँ पर क्या क्या न्यायिक निर्णय ऐड किए गए हैं, तो एक तो यहाँ पर BNS 2 में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों के अनुरूप प्रावधान शामिल किए गए, जैसे व्यभिचार, एडल्ट्री, व्यभिचार, गलत व्यवहार, इसको अपराध की श्रेणी में हटाना, और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास के लिए दंड के रूप में आजीवन कारावास को शामिल किया गया है। तो ये तो व्यभिचार को अपराध से हटा दिया। सेकंड, आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा। अब कोई व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे दी है, तो उस व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास कर दिया, किसी को मारने का, भी मेरे को तो कारावास आजीवन हो चुके, तो मैं क्यों ना किसी को मारकर ही अंदर चला जाऊं, तो दंड के रूप में आजीवन कारावास मृत्यु दंड के अतिरिक्त शामिल किया गया है। तो ये आजीवन है, तो इसमें मृत्यु दंड के अतिरिक्त यहाँ पर दंड दिया जाएगा। BNS 2 में IPC की धारा 377 को हटा दिया गया भारतीय न्यायिक संहिता में। अब 377 में क्या था, जिससे पुरुषों के साथ बलात्कार और पशुओं के साथ यौन संबंध अब अपराध की श्रेणी में नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 377 थी, पुरुषों के साथ बलात्कार और पशुओं के साथ यौन संबंध अब अपराध की श्रेणी में नहीं रहेंगे। ये देखिएगा, जस्टिस वर्मा समिति इनकी सिफारिशों जैसे बलात्कार के अपराध को जेंडर न्यूट्रल बनाना और विवाह में बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना BNS 2 में सम्मिलित नहीं किया गया है। BNS में बालक और उभयलिंगी को परिभाषित किया गया है। BNS में भिक्षावृत्ति को तस्करी के शोषण के रूप में पेश किया गया है। BNS में गंभीर चोट के लिए दिनों की संख्या 20 से घटाकर 15 कर दी गई है। BNS में कई जगहों पर पागल, मूर्ख जैसे पुराने शब्दों को हटा दिया गया है। अब ये तो थी BNS जो IPC 1860 को प्रतिस्थापित करती है, जिसमें फिलहाल 358 धारा और 20 अध्याय हैं। इसी प्रकार बात करते हैं अपन CRPC यानी भारतीय जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी ना, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुकी है। BNSS 2 आ चुका है दूसरी। ये 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है। 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया, और ये CRPC 1973 को प्रतिस्थापित करती है, जो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसकी मुख्य विशेषता देखेंगे तो इसमें आपका एक तो फॉरेंसिक जांच का अनिवार्यकरण किया गया है। तो यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें उन अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बताता है जिसकी सज़ा 7 वर्ष या उससे अधिक की होती है। ऐसे अपराध फॉरेंसिक जांच के दायरे में आ रहे हैं। और सेकंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्यवाही, सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप सब कुछ कर सकते हो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा, यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया तो उनकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और निर्णय सुनाया जा सकता है। हस्ताक्षर और अंगुलियों के निशान, मजिस्ट्रेट अब किसी भी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर, लिखावट, अंगुलियों के निशान और आवाज़ के नमूने देने का आदेश दे सकते, भले ही वो व्यक्ति गिरफ्तार न हुआ फिर भी यहाँ पर अंगुलियों के निशान वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा, विधेयक विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करता है, जैसे बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। 7 दिन के भीतर बलात्कार के केस में जो चिकित्सक जांच करते रिपोर्ट देनी है। बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर निर्णय देना 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना। सत्र न्यायालय द्वारा आरोप तय करने की पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना। तो ये कुछ यहाँ पर प्रावधान। इसके तहत और देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राज्य सरकारों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी शहर या कस्बे को महानगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। जो देता था ना कि भाई 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, इसे अपन मेट्रोपॉलिटन एक तरीके से महानगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। तो ये अधिकार प्रावधान हटा दिया, इस टाइप से प्रावधान ही हटा दिया इन्होंने। पुलिस हिरासत की अवधि यहाँ पर चेंजेज हुई है। BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 में
15 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देता है, जिसे न्यायिक हिरासत की 60 या 90 दिनों की अवधि की शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में रखा जा सकता है। यदि पुलिस ने 15 दिन की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है तो इस प्रावधान में से दूसरी अवधि की जमानत से इनकार किया जा सकता है। अपराध की आय से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की शक्तियों में वैसे सुरक्षा उपाय नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून में दिए गए हैं। जमानत का प्रावधान भी है। अब बीएनएस एस 2 में 531 धारा, उसमें 358, तो इसमें 531 धारा है, जिसमें से 177 धाराओं में संशोधन किया गया। 9 नई धाराएं जोड़ी गई और 14 धाराएं हटाई गई हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 की बात करें तो ये 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन पारित हो गया। राज्यसभा में 18 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में संशोधन करता है और ये एक तरीके से जम्मू और कश्मीर राज्यों को 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर विधानसभा सहित लद्दाख विधानसभा रहित है, ठीक है, इसमें विभाजित करता है। एक यूटी में विधानसभा है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में नहीं है। मुख्य प्रावधान इस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन वाले एक्ट में 2023 वाले बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। एक तो विधानसभा में चुनी गई कुल सीटों में लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए, और ये आरक्षण SC ST जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। आरक्षण की शुरुआत ये आरक्षण विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के पश्चात प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा ताकि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जा सके। ये आरक्षण 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और सीटों का रोटेशन भी यहाँ पर प्रावधान है। इसी के तहत एक केंद्र शासित प्रदेशों संशोधन विधेयक 2023 भी आया और ये 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में और 18 दिसंबर को राज्यसभा में, और ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों अधिनियम 1963 में संशोधन करता है। जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं की स्थापना के बारे में है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें भी विधेयक है। ये पुदुचेरी विधानसभा है। यहाँ पर सभी निर्वाचित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। इसके बारे में आपने देखा ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर आपने सभी ने देखा तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है समक्का सारका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जो आपका एग्जाम में सवाल पूछा गया है। और ये विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में संशोधन करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023। 128वां संशोधन विधेयक 2023, इसका नाम क्या है, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के रूप में भी जाना जाता है। 129वां तो आपने देख लिया है, वन नेशन वन इलेक्शन, और इससे पहले 128वां विधेयक आया महिला आरक्षण विधेयक है, जो 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ। राज्यसभा ने इसे 31 सितंबर 2023 को पारित किया। ये विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो ये 128वां संशोधन विधेयक है जो अपनी लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में सीटों का प्रावधान करता है, 1/3 सीटों का, ठीक है। तो ये 1/3 सीटों के आरक्षण से संबंधित विधेयक है और SC ST के लिए भी ये लागू होता है और 15 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण की अवधि होगी 15 वर्ष की अवधि। और बाकी 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। हालांकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है, तो अलग अलग यहाँ पर विधेयक आ रहा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो 2023 वाला 128वां संविधान संशोधन, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से सवाल आपके पूछे गए हैं, ये भी 2023 का सवाल था। तो ये विधेयक, इसका नाम है जो पूछा था, नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यविधि विधेयक 2023, 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में और 12 दिसंबर 2023 को पारित हुआ, लोकसभा में 21 दिसंबर 2023 को। इससे संबंधित सारे फैक्ट आपको ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आयु के बारे में था भाई, अपने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व में होगी उसी। और SEC को केवल उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, जो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करके आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। और EC को CEC की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। तो उनकी कुछ कंडीशन, सेवा शर्तें वगैरह हैं यहाँ पर ऐड की गई है। और ध्यान दीजिएगा, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति होगी, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता पद रिक्त है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा।
तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है वो भी आपने देखा। नेक्स्ट, डाकघर विधेयक 2023 की बात करें, 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 4 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। लोकसभा ने इसे 18 दिसंबर 2023 को पारित किया। ये विधेयक भारतीय डाकघर एक्ट 1898 को निरस्त करता है। भारतीय डाकघर एक्ट 1898 इसको निरस्त करता है और भारत में डाक सेवाओं से संबंधित कानूनों का पुनर्गठन और संशोधन करता है। तो ये 1898 को निरस्त करता है, ध्यान दीजिएगा। विधेयक के अनुसार डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को केंद्र सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। महानिदेशक की नियुक्ति इसमें प्रावधान है। डाक सेवाओं में महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें सेवाओं के समय, वितरण के तरीके, शुल्क निर्धारण और डाक टिकटों की आपूर्ति से संबंधित विनिमय बनाने का अधिकार है। तो ये डाकों से संबंधित कुछ खास नहीं है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, ये 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में हुआ, 7 अगस्त को पारित हुआ, राज्यसभा ने 9 अगस्त 2023 को पारित किया गया। ये विधेयक जो अनुसंधान है ना, फाउंडेशन विधेयक 2023, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एक्ट 2008 को निरस्त करता है, ठीक है, और इसके तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करता है। मुख्य प्रावधान है अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना, और एनआरएफ का प्रमुख कार्य है अनुसंधान और विकास के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रोड मैप तैयार करना। तो ये कुछ प्रावधान इसमें आप देख पा रहे हो। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023, ये 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में और राज्यसभा में इसे दोस्तों 10 अगस्त को पारित किया गया है। ये आपको पूछ रहे फार्मेसी एक्ट 2023 किस में संशोधन कर रहा है, तो ये फार्मेसी एक्ट 1948 में संशोधन करता है। इसमें मुख्य प्रावधान देखेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये किस में अमेंड कर रहा है, तो ये विधेयक फार्मेसी एक्ट 1948 में संशोधन करता है। और इसमें पंजीकरण के रिगार्डिंग कुछ प्रावधान हैं, जैसे 2011 के एक्ट के तहत निर्धारित योग्यताएं रखता है, उसको फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत माना जाएगा। और इसमें ये संशोधन के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आपके लिए यहाँ पर एक्ट आ गया, बिल आ गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 7 अगस्त को पारित हो गया। राज्यसभा में 9 अगस्त को प्रस्तुत हुआ, पारित किया गया। ये विधेयक भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग को कंट्रोल, विनियमित करने के लिए और व्यक्तियों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। व्यक्तियों का पर्सनल डाटा, उसकी प्राइवेसी, निजता को सुरक्षा करने का प्रावधान करता है। और इसमें आप देखेंगे मुख्य प्रावधान क्या है, इसको लागू कहाँ पर, लागू क्षेत्र, फील्ड क्या है इसका। यह विधेयक भारत के भीतर डिजिटल पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग पर लागू होता है, चाहे वो डाटा ऑनलाइन एकत्र किया गया हो या ऑफलाइन एकत्र कर डिजिटलाइज किया गया हो। ऑफलाइन लेकर डिजिटल आप कर रहे हो तो भी वो इसके दायरे में आ जाएगा। और ये उन प्रोसेसिंग गतिविधियों पर भी लागू होता है जो भारत के बाहर की जाती है, ठीक है। तो सहमति यहाँ पर डाटा प्रिंसिपल, जिस व्यक्ति का डाटा प्रोसेस किया जा रहा है उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, ये चीज़ है। सहमति से पहले डाटा प्रिंसिपल को प्रोसेसिंग के उद्देश्य और डाटा के प्रकार के बारे में सूचित करना आवश्यक है। आप देखते हो काफ़ी फ्रॉड वगैरह लोन एप्लीकेशन चलती हैं जो आप ओके कर देते हो, फिर आपका पूरा डाटा ले लेती है, आपको ब्लैकमेल करती है। तो ये उनकी सुरक्षा के लिए डाटा प्रिंसिपल को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त किए गए हैं, प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी, छूट। तो ये कुछ प्रावधान इसमें आप देखेंगे। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्वतंत्रता, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की अल्प अवधि 2 वर्ष और पुनर्नियुक्ति की संभावना बोर्ड की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अपन, एक बिल आया है एडवोकेट्स संशोधन विधेयक 2023, 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 3 अगस्त को पारित किया गया। लोकसभा ने 4 दिसंबर 2023 को पारित किया। ये विधेयक एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन कर रहा है और जो भारत में कानून पेशावरों से संबंधित कानूनों का समेकन करता है और बार काउंसिल्स और ऑल इंडिया बार की स्थापना करता है। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में अमेंड कर रहा है एडवोकेट बिल 2023। और इसमें मुख्य प्रावधान टाउट्स दलाल के बारे में है और दंड का प्रावधान है। टाउट के रूप में कार्य करता है तो उसे 3 महीने तक की कैद, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्रेस और आवधिक प्रकाशनों का पंजीकरण विधेयक 2023, ये अगस्त 2023 में राज्यसभा में आया और लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को पारित कर दिया है। ये दोस्तों प्रेस और आवधिक प्रकाशनों का पंजीकरण विधेयक 2023 है ना, ये किसको संशोधित कर रहा है, किसको निरस्त कर रहा है। ये विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण एक्ट 1867 को, कब का है, 1867 का एक्ट है ना, 1867 को, ये अभी प्रेस वाला बिल 2023 निरस्त करता है उसको। और इसमें कुछ मुख्य प्रावधान आप देख सकते हो। आवधिक प्रकाशनों का पंजीकरण किस प्रकार होगा,
और विदेशी आवधिक प्रकाशन के बारे में, और पंजीकरण का निलंबन, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल निम्नलिखित परिस्थितियों में पंजीकरण को 30 से 180 दिन के लिए निलंबित भी कर सकता है, तो इसके बारे में प्रावधान है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर वाला जो आरक्षण है, जिसमें आपने इससे पहले भी बात की है, तो 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में 11 दिसंबर को। ये जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में अमेंड करता है और इसमें एससी, एसटी और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियां और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। व्यावसायिक संस्थान है, नौकरी है, उसमें एससी, एसटी के आरक्षण संबंधित जो पिछड़ा वर्ग है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों का प्रावधान करता है। इसमें क्या प्रावधान है देखते हैं। एक्चुअली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग ने एक नई कैटेगरी एससी बीसी। मौजूदा एक्ट के तहत एससी बीसी में शामिल वे लोग जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े घोषित गांवों में निवास करते हैं, वे लोग जो वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में निवास करते हैं और कमजोर और वंचित वर्ग जैसे कि अधिसूचित किया गया है, वो एससी बीसी के अंतर्गत आएंगे। सरकार एक आयोग की सिफारिश पर कमजोर और वंचित वर्गों की श्रेणी में समावेश या बहिष्कार कर सकती है। विधेयक कमजोर और वंचित वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करेगा, ओबीसी से इसमें प्रतिस्थापित कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, तो ये पुनर्गठन विधेयक जिसमें आपने देखा एक विधानसभा सहित है जम्मू कश्मीर, एक विधानसभा रहित है लद्दाख, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ और इसमें प्रावधान विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करेंगे तो विधेयक जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करता है। इंपॉर्टेंट है, 83 से बढ़ाकर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 का प्रावधान करता है। और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 और एसटी के लिए सीटें 9 सीटें निर्धारित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कश्मीरी प्रवासियों का नामांकन भी उपराज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वे कश्मीरी प्रवासी समुदाय से विधानसभा में 2 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। प्रवासी वे व्यक्ति माने जाएंगे जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य भाग से पलायन किया है और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं। तो इसके बारे में भी सीटों का 2 सीटें एक तरीके से आरक्षण की गई, जिसमें एक महिला की है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2023 जो 6 फरवरी 2024 को पारित हुआ है लोकसभा में और 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में। ये विधेयक दोस्तों अनुसूचित जनजाति आदेश जम्मू कश्मीर का 1989 में अमेंड करता है और इसमें मुख्य प्रावधान आप देखेंगे संघ शासित प्रदेशों के लिए पृथक सूची, यानी विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इन दोनों के लिए अनुसूचित जनजातियों की पृथक सूचियां बनाता है। साथ ही साथ नए समुदाय इसमें आ गए हैं। विधेयक जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 4 नए समुदाय जोड़ता है। तो एसटी में ये विधेयक 4 एसटी और समुदाय जोड़ते हैं, उसमें गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पड्डारी जनजाति और पहाड़ी जातियां शामिल है। नेक्स्ट आपका द ऑफ शोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। द ऑफ शोर, तो ऑफ शोर यहाँ पर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की बात करें तो ये भी अगस्त 2023 को पारित हुआ लोकसभा में और 3 अगस्त को राज्यसभा में भी हो गया। ये द ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट 2002 में अमेंड करता है। इसमें मुख्य प्रावधान आप देख सकते हो और ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे एक समग्र लाइसेंस के तहत खोज के लिए अधिकतम क्षेत्र 30 मिनट अक्षांश और 30 मिनट देशांतर होगा, जबकि उत्पादन के लिए 15 मिनट अक्षांश और 15 मिनट देशांतर होगा। मौजूदा अधिनियम के तहत एक उत्पादन लीज अधिकतम 30 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर लीज को 20 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, विधेयक के अनुसार अब उत्पादन लीज और समग्र लाइसेंस के तहत उत्पादन लीज दोनों की वैधता है ना वो 50 वर्ष तक हो जाइए। तो ये 50 वर्ष और 20 वर्ष इसका ध्यान रखना इसमें प्रावधान है और ये अगस्त 2023 में आया है ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट बिल 2023। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर आ रहा है, इतना एक्ट आ गए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, ये भी दोस्तों जुलाई 2023 को लोकसभा में आया और 1 अगस्त को पारित भी हो गया और राज्यसभा ने 7 अगस्त को पारित किया। और ये देखिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट 1969 में अमेंड करता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण 2023 किस में 1969 में भी जन्म मृत्यु हो रही है, जन्म मृत्यु 6-9 जन्म मृत्यु, तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को विनियमित करता है और इसके तहत आपको यही याद रखना है, एक तो 1969 का याद रखना है, बाकी मुख्य प्रावधान आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की बात हुई है जन्म मृत्यु के, आधार विवरण की आवश्यकता की बात हुई है जन्म मृत्यु के और इसमें ये प्रावधान
नेक्स्ट देखते हैं संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2023। यहाँ से भाई 2024 में जो 23 में एग्जाम्स हुए ना, उसमें भी और 24 में भी ये संविधान संशोधन अनुसूचित जाति वाले से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। कौन सी जाति शामिल हुई, कौन सी बाहर हुई है, इसको एक बार दोबारा देख सकते हो आप। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 24 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ है और राज्यसभा ने 9 अगस्त को पारित किया है। ये विधेयक संविधान अनुसूचित जाति एससी आदेश 1950 में संशोधन करता है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एससी की सूची को निर्धारित करता है। इसमें प्रावधान देखिएगा, छत्तीसगढ़ में एससी की सूची में संशोधन हुआ है, यानी विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य में महार, मेहरा और मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में महारा, मेहरा समुदायों को भी शामिल करता है। ठीक है, एक तो इनको शामिल किया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की मेहर, मेहरा समुदायों से संबंधित है आपका विधेयक 2023 संविधान एससी आदेश। ठीक है, एक है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जो 29 मार्च 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह अमेंड करता है दोस्तों वन संरक्षण एक्ट 1980 में संशोधन करता है। ये विधेयक वन भूमि पर निम्नलिखित गतिविधियां की अनुमति देता है: चिड़ियाघर और सफारी की स्थापना, जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत सरकारी स्वामित्व वाली होगी, लेकिन संरक्षण क्षेत्रों के बाहर होगी। इको टूरिज्म की सुविधाओं को विकास करेगा। अधिनियम के तहत भूमि की परिभाषा के बारे में बात हुई है। भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन घोषित या अधिसूचित की गई हो। 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि, इस भूमि के परिभाषा के बारे में इसमें है और कुछ भूमि श्रेणियों के लिए इसमें छूट भी दी गई है। 10 हेक्टेयर तक की भूमि पर सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। तो इसमें ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किमी के भीतर स्थित भूमि जो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं या सुरक्षा उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 है। ये दोस्तों जुलाई 2023 को तो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और वह उसी समय ही पारित हो गया। राज्यसभा में अगस्त 2023 में पारित हुआ। ये विधेयक भारतीय नर्सिंग परिषद एक्ट 1947 को निरस्त करता है। भारतीय नर्सिंग परिषद एक्ट 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस समय, ये अभी 2023 में आया है। राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 है। नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रख रखाव के लिए प्रावधान करता है। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक के अनुसार 29 सदस्यों वाला, कितने सदस्य, 29 मेंबर्स, ये एक आयोग गठित करेगा जिसमें 29 मेंबर होंगे। अध्यक्ष के पास नर्सिंग और मिडवाइफरी में स्नातकोत्तर यानी मास्टर वाली जो पीजी डिग्री होती है, स्नातकोत्तर डिग्री और कम से कम 20 वर्षों का क्षेत्रीय अनुभव होना चाहिए अध्यक्ष के पास, 20 वर्ष का अनुभव। बाकी 29 सदस्य में पदेन सदस्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सैन्य नर्सिंग सेवा और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें। अन्य सदस्यों में नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवर और एक धर्मार्थ संस्थान का प्रतिनिधि शामिल होगा। राज्य नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग में 29 सदस्य तो होंगे, तो राज्य सरकार को एक नर्सिंग, ये राज्य, ये राष्ट्रीय था, ठीक है, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग, और अब यहाँ पर राज्य नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग की बात अलग हो रही है। ठीक है, तो राज्य सरकार को एक राज्य नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग गठित किया जाएगा। यदि ऐसा आयोग राज्य कानून के तहत मौजूद नहीं है, इसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, इसमें 10 होंगे और राष्ट्रीय वाले में 29 होंगे। नेक्स्ट आपका है सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 है। जुलाई 2023 में राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 27 जुलाई को पारित भी हो गया। लोकसभा में 31 जुलाई को पारित हुआ। ये विधेयक सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में अमेंड करता है और इसमें मुख्य प्रावधान आप देखेंगे कैटेगरी का है, श्रेणियों का है। प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त श्रेणियां जैसे बिना किसी प्रतिबंध के, यू कैटेगरी, बिना किसी प्रतिबंध के लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में आप मूवी वगैरह देखते हो तो मूवी की आप शुरुआत होती है तब कैटेगरी देखते हो यूए है कौन सी है। केवल वयस्कों के लिए, केवल किसी पैसे के सदस्य या व्यक्तियों वर्ग के लिए एस है। इस श्रेणियों के बारे में यहाँ पर विवरण इन्होंने दिया है। और बाकी यहाँ आप देखेंगे अनधिकृत रिकॉर्डिंग, उपरोक्त अपराध आप करते हो जैसे कि रिकॉर्डिंग कर दी है, मालिक की अनुमति के बिना लाइसेंस प्राप्त स्थान पर फिल्म की अवैध प्रति आपने प्राप्त करती है, मूवी में जो चलती है पायरेसी, और आपने वहाँ पर मूवी थिएटर में जाकर रिकॉर्डिंग कर दी है, अनधिकृत प्रदर्शित कर दी है, उनको शो करा रहे हो, कॉपीराइट आपके पास नहीं है, उल्लंघन कर रहे हो, तो 3 महीने से 3 वर्ष तक का कारावास, 3 लाख रुपए से लेकर ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत के 5% तक का जुर्माना। अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र 10 वर्षों के लिए वैध होते हैं। विधेयक में प्रावधान है कि प्रमाण पत्र अब हमेशा के लिए वैध रहेंगे। ध्यान देना, पहले 10 वर्षों वाले थे ना 1900, ये जो एक्ट में संशोधन कर रहा है ये एक तो इम्पोर्टेंट है, और बाकी कैटेगरी के बारे में जानना आपको आवश्यक है। 1952 में पहले 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र वैलिड रहते थे, अभी इसको लाइफ टाइम कर दिया है। नेक्स्ट है अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023, कमांड नियंत्रण अनुशासन।
तो 15 मार्च 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। इसका उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या अधिकारी प्रभारी को उनके अधीन सेवा कर्मियों पर उनकी सेवा, सेना, नौसेना, वायुसेना की परवाह किए बिना अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करना है। मौजूदा अंतर सेवा संगठनों को इस विधेयक के तहत गठित माना जाएगा, जिसमें अंडमान निकोबार कमांड, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शामिल है। केंद्र सरकार ऐसे अंतर सेवा संगठन गठित कर सकती है जिसमें कम से कम 2 सेवाएं, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना के कर्मी शामिल हो और इन्हें एक अधिकारी प्रभारी के अधीन रखा गया हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। जन विश्वास विधेयक 2022 की बात करें तो ये 2022 वाला एक जन विश्वास विधेयक आया था और इसमें आप देखेंगे जुर्माना देखते हैं। कृषि उपज एक्ट 1937 में जाली ग्रेड डिजिग्नेशन मार्क बनाने पर 3 वर्ष तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना पहले था, अब इसे 8 लाख रुपये तक का अर्थदंड जुर्माना कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के तहत कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत सूचना का खुलासा करने पर पहले जो 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख का जुर्माना था ना, अब इसे केवल 25 लाख का जुर्माना किया है, कैद हटाया है। तो ये कुछ प्रावधान हुए हैं, जैसे जुर्माने और अर्थदंड में संशोधन है। विधेयक निर्दिष्ट कानूनों में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और अर्थदंड को बढ़ाता है। इन जुर्माना और अर्थदंड को हर 3 वर्षों में न्यूनतम राशि से 10% तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अपन निरसन, अंतिम है निरसन और संशोधन विधेयक 2022 19 दिसंबर 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और विधेयक की यहाँ पर इसका उद्देश्य अपरिचलित या अन्य कानूनों द्वारा निरर्थक बनाए गए 65 कानूनों को निरस्त करता है और ये फैक्टरिंग विनिमयन एक्ट 2011 में एक मामूली मसौदा त्रुटि को भी सुधारता है। तो इसमें काफ़ी कानून निरस्त हुए हैं। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट आपने देखे 2023 और 24 के सारे एक्ट, सारे बिल, सारे संविधान संशोधन, उनसे संबंधित प्रावधान, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए सवाल एक ही वीडियो में। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, इस टाइप का कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और पीडीएफ आपको इस प्रकार की पूरी रिपोर्ट सहित जो सवाल पूछे गए रेलवे में हमारी ई बुक आप एक तो डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे करनी डेमो वीडियो भी देख लेना। सेकंड, इसकी पीडीएफ मैं स्पेशली टेलीग्राम पर डलवा दूंगा कल तक, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फ्री में अपडेट होती है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।